नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जरा हट करके है, परंपरागत वीडियो से ये अलग है। इस वीडियो की बहुत डिमांड थी कि सर कुछ ऐसा बताइए कि इनकम कैसे हो सके, आय कैसे हो सके। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि आपकी आय कैसे हो सकती है, लेकिन हाँ, आप आय करें इसके लिए आप पूंजी कैसे इकट्ठा करें ये कर सकते हैं आप। देखिए, पूरी दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक गरीब हैं, एक मध्यम वर्ग के हैं और एक अमीर हैं। तो जो अमीर हैं, जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप यकीनन अगर इस वीडियो को प्ले किए हैं तो आप मिडिल फैमिली से होंगे या फिर पैसे के अभाव में होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसा प्लान बताएंगे जिसके माध्यम से आप बिना किसी ब्याज के लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं और उस पैसे का आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं। या कहीं आपने कर्ज लिया है और उसका अधिक से अधिक ब्याज बढ़ रहा है, मूलधन आपका बचा हुआ है, तो आप उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत गजब का एक छोटे स्तर का प्लान है, सरकारी प्लान नहीं है, ना ही कोई रजिस्टर्ड प्लान है, लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी से किया जाए कुछ समूह के माध्यम से तो ये बहुत जबरदस्त है। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यानी इस पूरे प्लान को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करना क्या है इसमें कम से कम 30 लोगों का एक ग्रुप बनना चाहिए। 30 लोग इसमें होने चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि 30 लोग ही हो, 15 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन औसत मान लीजिए कि हम 30 लोग इसको ले रहे हैं। और ये 30 लोगों का एक समूह है और ये जो सिस्टम है इसको हम लोग लोकल लेवल पे बेसी सिस्टम बोलते हैं। यानी हम जहां रहते हैं प्रयागराज में, यहां पर इस प्रकार का जो प्लान है, अभी हम पूरा बताएंगे आपको कैसे होता है, इसको यहाँ पे बेसी लेना बोलते हैं। और इसमें औसतन 30 लोगों को रखा जाता है, ठीक रहता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति मालिक बनता है। मालिक को ही आप यहाँ पे बैंकर्स बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ जो मालिक होता है उस मालिक को एकदम ईमानदार और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट का मतलब कि वो लोगों से पैसा वसूल सके और जिसका पैसा वो लिया है उसको दे भी सके। तो अभी पूरा सिस्टम आपको समझाएंगे। तो इसमें एक मालिक होता है, बाकी के 30 लोग या फिर 29 लोग, खुद मालिक भी उसमें शामिल हो सकता है। तो मालिक के अलावा 30 लोग, और ये 30 लोग 5-5 हजार रुपए इनको जमा करें। 5,000, 4,000, 3,000, वो अपने ऊपर है। जिस तरह के लोग जुड़े हुए हैं उनकी क्षमता पर है कि वो कितना दे सकते हैं। ये 5,000 से एक तरह से उनकी एक सिक्योरिटी है कि वो भविष्य में पैसा वहां से ले सकते हैं। ठीक, कैसे लेंगे ये पूरा अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 30 लोग 5-5 हजार रुपए अगर जमा किए तो हो गया 1.5 लाख रुपए। 1, 2, 3, 4, 5, 1,50,000 रुपए हो गया। और ये 1,50,000 रुपए बेसी मालिक का पैसा है, उसके खाते में आ गया, यानी उसके पास जमा हो गया। ये 1.5 लाख रुपए वो किसी को नहीं देगा। अब ये 1.5 लाख रुपए का मालिक को फायदा हुआ, इससे उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे जो पूरा सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम को वो मॉनिटरिंग कर सके। ठीक, बिना किसी दबाव में वो उसको फुलफिल कर सके, इसलिए उसको 1.5 लाख रुपए मिल गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें 30 लोग हैं, तो यहां पर एक तारीख निश्चित की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख है, हर महीने की 1 तारीख को ये 30 लोग, या जिनको पैसे की आवश्यकता है 1 लाख, 1.5 लाख, अधिकतम 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम ही पैसा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 5-5 हजार के हिसाब से 30 लोगों का 1.5 लाख हुआ है। तो यहाँ पे जो 30 लोग हैं, अगर उनको पैसे की आवश्यकता है तत्काल में, तो 1.5 लाख से कम उनको मिलेगा, यानी 1 लाख से तो ज्यादा ही मिलेगा। तो मान लीजिए कि पहली तारीख को किसी को पैसे की आवश्यकता है, और यहाँ पे सबको भले आवश्यकता हो जाए, सबको नहीं मिलेगी किसी एक को ही 1 महीने में। इस तरह से 30 महीने में 30 लोगों को मिलेगा। तो 1 तारीख को मान लीजिए कि बैठक होती है, फिर 2 तारीख को पैसा जमा होता है, और उसके बाद 3 तारीख को उस कलेक्ट पैसे को किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसने बोली लगाई है। कैसे, देखिए,
अब मान लीजिए पहला महीना शुरू हुआ, यानी 5-5 हजार रुपए जमा करने के बाद अगले महीने किसी तारीख को, मान लीजिए हम वो तारीख निर्धारित कर देते हैं 1 तारीख ही, 1 तारीख को 300 लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पैसे की जरूरत है सिर्फ 3 लोगों को, ए, बी और सी को। यहां से आप ध्यान से समझिएगा इसमें होता क्या है। इसमें हम आपको लास्ट में ये सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये बैंकों से लाखों गुना अच्छा है, ब्याज लेने से अच्छा है, फाइनेंस करवाने से अच्छा है। जो पहले ले लेगा उसके लिए भी अच्छा है, जो अंत तक जाएगा, अंत में लेगा यानी कि 30वें महीने में लेगा, उसके लिए भी अच्छा है। यहाँ घाटा किसी का नहीं होने वाला है। कैसे? धीरज रखिएगा। मान लीजिए कि 30 लोगों में 3 लोगों को अगले महीने 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ गई। वो 1 लाख रुपए हो सकता है वो कर्ज भरने के लिए हो, कि किसी से कर्ज लिया हो 5% पे 10% पे उसको देना है, तो बहुत बढ़ रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा, या छोटा व्यापार शुरू करने के लिए, या कुछ संपत्ति खरीदने के लिए। तो मान लीजिए कि 3 लोगों को जरूरत है, मिलेगा किसी एक को ही, तो क्या होगा कि मालिक कहेगा कि भैया 1.5 लाख रुपए तो हमारे पास है। अब इस 1.5 लाख रुपए में जो सबसे कम लेगा हम उसी को दे देंगे। तो सबसे कम का मतलब कि मान लीजिए कि ए ने कहा कि भैया ऐसा है, हमको 5,000 रुपए कम करके दे दो, इसका मतलब 1,45,000 रुपए मुझे दे दो। बी ने कहा नहीं, मुझे ऐसा करिए, मुझे ज्यादा जरूरत है, मुझे 10,000 रुपए कम करके 1,40,000 रुपए दे दीजिए। सी को और ज्यादा जरूरत थी, मान लीजिए उसने कहा मुझे 20,000 घाटे पर दे दीजिए, मतलब मैं 20,000 कम करने के लिए तैयार हूं, यानी मुझे 1,30,000 ही रुपए दीजिए। तो अगर यहीं पे बात रुक गई, ये लोग मान गए कि यार ठीक है, चलो हम लोग इतना घाटा नहीं लेंगे, हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, ये 20,000 घाटा पर पैसा ले रहे हैं, तो ऐसा करिए छोड़िए, इनको ले लेने दीजिए। तो इस केस में फिर इनको, मैंने सी को 1,30,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश ए को ज़्यादा ज़रूरत है और ए फिर से तैयार हो गया कि नहीं, मुझे ऐसा है कि मैं 30,000 भी घाटे पर आने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ 1,20,000 रुपए ही दीजिए। मान लीजिए जरूरी नहीं है कि 10-10, 5-5 हजार ही बढ़े, 500 भी बढ़ा सकते हैं घाटा, 600, वो अपनी मर्जी पे, जैसे बोली लगाई जाती है किसी चीज की ना, उस तरह से ये बोली लग रही है कि हम इतना घाटा सहने को तैयार हैं। कुल मिला के अंत में जो ज्यादा घाटा सहने को तैयार होगा, यानी सबसे कम पैसा लेने को तैयार होगा, उसी को पैसा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अब मान लीजिए कि ए ने 30,000 घाटे पे डन कर लिया कि मुझे 1,20,000 दीजिए। तो अब 1,20,000 रुपए इकट्ठा करना है। किससे इकट्ठा करना है? यहां पे जो 30 लोग हैं उनसे इकट्ठा करना है। तो यहां पर 30 से भाग दे देंगे, तो 30 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000 सीधा सीधा आ गया। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए देंगे, ये स्वयं 4,000 रुपए देंगे, तो इनका भी मिला करके 4,000, बाकी 29 लोगों का 4,000 मिला करके 1,20,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा 2 तारीख को। ध्यान रहे 2 तारीख को पैसा देना है। 1 तारीख को अगर बोली हुई तो 2 तारीख को शाम तक पैसा देना है। उसके बाद अगले दिन उस इकट्ठे पैसे को मालिक जिनको दिया जाना है उनको दे देगा। बात समझ में आ गई? पहले महीने की बात। अभी देखिए, अभी पूरी बात आपको नहीं समझ पाएंगे कि किसको यहाँ घाटा हो रहा है, किसको यहाँ फायदा हो रहा है। मैं भी 1-2 स्टेप और समझाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि किसको यहाँ फायदा हुआ, किसको घाटा। यहाँ घाटा तो किसी को होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अब अगले महीने फिर से 1 तारीख को फिर इकट्ठे होंगे जिनको जिनको पैसे की जरूरत है। ध्यान रहे, पहली तारीख को जिस दिन बैठक होती है उस दिन वही व्यक्ति जाता है जिसको पैसा चाहिए। बाकी 2 तारीख को सभी जाएंगे, क्योंकि पैसा 2 तारीख को जमा करना है, जितना हिस्सा प्रत्येक का आया हुआ है। अब 2 तारीख को ए नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पैसा मिल चुका है। एक व्यक्ति को एक ही बार मिलेगा 30 महीने तक में। अब ए नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? हो सकता है बी को जरूरत हो, सी को जरूरत हो और डी को जरूरत हो। इस तरह से 3 लोगों को या 4 लोगों को या बाकी के शेष 29 लोगों को सबको जरूरत है। तो सब लोग बारी बारी से बोलेंगे, एक समय निर्धारित होगा कि इतने समय तक बोलना है। अब बी फिर से शुरू करेगा, तो वो कोई कंडीशन नहीं है कि पिछली बार 30,000 घाटा हुआ था तो इस बार भी 30,000 घाटा होना चाहिए, या उससे ज्यादा या उससे कम, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है।
तो मान लीजिए कि फिर बी ने 10,000 घाटा सहने को तैयार हुआ, सी 15,000 पे तैयार हुआ मान लीजिए, और डी 20,000 पर तैयार हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो मान लीजिए कि इन लोगों ने कहा ठीक है आप डी को दे दीजिए 20,000 घाटे पर। तो इसका मतलब अब डी को कितना पैसा मिलेगा, 1,50,000 में 20,000 घटा दो तो 1,30,000 रुपये मिलेगा डी को। अब 1,30,000 में हिस्सा 30 लोगों का होगा, 30 लोगों का होगा कि नहीं, क्योंकि 30 लोग हैं। जो ले चुका है वो हिस्सा वो खत्म नहीं हो गया, यहां से वो है, उसको भी जमा करना पड़ेगा। तो 30 का आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 चौक 12, बचा यहाँ 1 10 हो गया, 3 तिरिक का 9, फिर 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक इस तरह से आता रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4333.3 यानी कि 34 रुपये मान लीजिए, 4334। यानी दूसरे महीने प्रत्येक सदस्य को 4334 रुपये जमा करना है। जो ए ले चुका था पिछले महीने में उसको भी इतना ही जमा करना है, भले वो 1,20,000 ले चुका है। इस तरह से हर महीने 300 महीने तक ए को भी जमा करना पड़ेगा, जो नहीं निकाले हैं पैसा उनको भी जमा करना पड़ेगा, और जो लेटेस्ट निकाले हैं उनको भी जमा करना पड़ेगा। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। इसी तरह से तीसरा भी होगा। तो इसमें होगा क्या कि जितना ही कोई लेट लेगा, यानी जितना ही महीना बीतने के बाद कोई लेगा, ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि उसको घाटा कम होगा, क्योंकि शुरुआत में वही पैसा लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो समय बिताते रहते हैं और अंत में लेने की कोशिश करते हैं। तो जो जितना रुकेगा उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अंत में जो लेगा 30वें महीने उसको लगभग पूरा मिल जाएगा 1.5 लाख, क्योंकि फिर कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो उसको पूरा का पूरा मिला। ये है इसका सिस्टम। इसमें ईमानदारी की बड़ी आवश्यकता है जो मालिक होगा, क्योंकि लोग जमा कर, जैसे मान लीजिए शुरू में पहले ही महीने ए ने निकाल लिया पैसा 1,20,000, जमा कितना किया है 5,000 की सिक्योरिटी का मतलब ये वापस नहीं होगा, ये मालिक का हो गया। तो 5,000 इसको जोड़ लीजिए, और बाकी इस पहले महीने ही ले लिया है वो, तो उसका 4,000 हिस्सा आया था। तो वो जब खुद ही ले रहा है तो उसको जमा करने की क्या जरूरत है, इसमें माइनस हो जाएगा। तो 1,16,000 मान लीजिए उसको मिला, तो 5,000 दे करके 1,16,000 पा गया। तो हो सकता है कि अगले महीने वो न जमा करे, वो ये सोचे कि मैं तो निकाल लिया हूं तो मैं क्यों, तो ये फिर बेईमानी वाली बात हो गई। तो इसके लिए टर्म कंडीशन यहाँ होनी चाहिए, कोई नहीं जमा करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ फाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और कोशिश ये हो कि ईमानदार लोग ही हों, क्योंकि ये पूरी तरह से ईमानदारी पर चलता है। इसका कोई लीगल वेरिफिकेशन नहीं होता, कहीं से कहीं लिखित इसका स्टाम्प पे नहीं होता है। तो ये पूरी तरह से भरोसे का सौदा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम के माध्यम से, मैंने पहले कहा कि सबको लाभ होगा, तो क्या सबको लाभ हो रहा है? यहां देखने में तो ए को पहले महीने में 30,000 का घाटा दिख रहा है, क्योंकि 1.5 लाख में उसको 30,000 ही मिला है, और जो अंत में लेगा उसको 1,50,000 मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। इसका मतलब फायदा तो उसको हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, इसको भी फायदा हुआ है। तो यहाँ फायदे का एक नियम नहीं है, हर अलग अलग नियम के हिसाब से फायदा होगा। तो 3 तरह के लोग यहाँ हैं, एक जो शुरू में निकाल लिए, एक जो बीच में निकाले यानी कि 10 महीने और 20 महीने के बीच में, और एक वे हैं जो 20 महीने के बाद अंत में निकाले। तो हम तीनों का फायदा दिखा देते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि यहाँ किसी का घाटा नहीं होगा। पहले निकालने वाले, बीच में निकालने वाले और अंतिम में निकालने वाले, 3 वर्ग हमने बनाया है। इन तीनों वर्ग को आपको समझा देते हैं कि यहाँ तीनों को फायदा है कैसे। पहले निकालने वाले का मतलब मान लीजिए पहले माह से लेकर के 10 माह के बीच में, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि 9 महीने तक में जो पैसा निकाल लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि पहले निकालने वाले ये लोग हैं। बीच का मतलब मान लीजिए कि 10 महीने के बाद और 20 महीने के अंदर निकाले, 11वें महीने में, 12वें महीने में, 18वें महीने में। और अंतिम का मतलब मान लीजिए कि 20 महीने से लेकर के 30 महीने तक में या 30वें महीने। तो यहां पर शुरू में जो निकालेगा यकीनन उसका थोड़ा सा ज़्यादा घाटा दिखेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा बोलना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। तो मैं पहले वाले व्यक्ति का ले लेता हूं, ए का। ए को मिला कितना था? ए को मिला था 1,20,000 रुपए, इतना ही मिला था ना। बी को इससे ज़्यादा मिला था, सी को मतलब ऐसे 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 10वें महीने तक इनसे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मैं यहाँ सबसे कम की बात कर रहा हूँ। इस तरह जो 30वें महीने लेगा
मान लीजिए उसको पूरा का पूरा मिलेगा, हालांकि अंत में कुछ थोड़ा सा काटा भी जाता है, लेकिन मान लीजिए नियम के हिसाब से 1.5 लाख रुपए अंत वाले को मिलेगा। पहले महीने में 1,20,000 पाया व्यक्ति, अंतिम वाला व्यक्ति 1.5 लाख पाया, बीच वाला इन दोनों के बीच में है, तो मान लीजिए वो पाया है 1,35,000 के आसपास, बीच वाले सभी व्यक्ति 10 महीने से 20वें महीने वाले। अब कैसे हम जानेंगे कि किसका घाटा हुआ? देखने में तो लग रहा है कि ये 30,000 कम पाया है इनसे, इसका मतलब इनका घाटा हुआ है, इनका फायदा हुआ है। तो अब आपको समझना है, यहां पर ये व्यक्ति इतना जो पाया, पहले ये देखिए कि इसने जमा कितना किया, यहां भी कितना जमा हुआ, यहां कितना जमा हुआ। जो जमा होगा वो सबका बराबर पैसा जमा होगा, ध्यान रखिएगा, किसी का न कम किसी का न ज्यादा, क्योंकि जिस महीने जो बोली होती है उसके बाद जो हिस्सा लगता है सबका बराबर लगता है, फिर अगले महीने भी सबका बराबर लगेगा, चाहे पहले निकाले चाहे अंत में निकाले, तो जमा सबका बराबर होगा। तो अगर हम औसतन मान लें कि 4,200 रुपये महीना लोग जमा किए 30 महीने तक में, ये भी हो सकता है कि 4,200 किसी महीने में न लगा हो, किसी महीने में 43 लगा हो, 44 लगा हो, किसी महीने में 32 लगा हो, या 41 लगा हो, या 39, औसत में मानता हूं। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 0, ये 3 दूना 6 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूना 6 3 चौक 12, 1,26,000 रुपए जमा हुआ। तो ये 1,26,000 रुपए सभी ने जमा किया, 300 लोगों ने इतना ही इतना जमा किया, ये 5,000 अलग से है। जो पहला व्यक्ति है जिसने 1,20,000 प्राप्त किया, या मान लीजिए इससे थोड़ा कम ही प्राप्त किया, तो अगर मैं इसी को आधार बना लूं तो इसने कितना ज्यादा जमा किया? केवल 6,000 रुपए, और 5,000 उसको भी जोड़ दीजिए, तो 6,000 प्लस 5,000 11,000 रुपए। 30 महीने में, 1 महीने से लेकर के 30 महीने तक में जितना उसने लिया था उससे मात्र 11,000 रुपए जमा किया है ज्यादा 30 महीने में। ध्यान रखिएगा, अभी यहां पे कितना ज्यादा जमा हुआ है? यहां पे तो ज्यादा नहीं जमा हुआ है, यहां तो कम ही जमा हुआ है। कितना कम जमा हुआ है? यहां 9,000 कम जमा हुआ है, लेकिन चूंकि 5,000 वहां दे दिया था तो मान लीजिए कि 4,000 ये कम जमा किया है ना, ये माइनस कर देते हैं, यानी एक तरह से इसको 4,000 का फायदा हुआ है। यहां पर इनको 4,000 ज्यादा जमा करना पड़ा है। चलिए मैं यहां माइनस करता हूं, मतलब घाटा है, यहां प्लस मतलब फायदा है। यहां पर कितना हुआ है? 1,26 जमा करना है, 1.5 लाख पाया है, तो 24,000, ये 5,000 चूंकि पहले दिया था तो 24 में 5 घटा दो तो कितना बचा? 19, यानी 19,000 का यहाँ पे फायदा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ गलत हो सकता है, मैं समझाने के मूड में ज्यादा हूँ, कैलकुलेशन करने के कम मूड में हूँ। यहां पर जो पहले यानी कि 10 महीने के पहले पैसा निकाले, उनको जितना जमा करना था उससे ज्यादा जमा करना पड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। जो बीच वाले हैं मान लीजिए कि उनको उतना ही जमा करना पड़ा है जितना वो निकाले हैं। अंत वाले जो हैं उनको जितना पाए हैं उससे कम जमा करना पड़ा है। तो एक बात तो यहां समझ में आ रही है कि जो अंत में जाएगा उसको लाभ होगा पैसे का, बीच वाले को पैसे का लाभ नहीं हुआ, पहले वाले को पैसा ज्यादा जमा करना पड़ा। लेकिन अब आप समझिए, अगर अच्छे से समग्र अध्ययन करें तो इसमें घाटा किसी का नहीं हुआ। कैसे? अगर ये व्यक्ति ए 1,20,000 रुपए किसी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवा ले, लोन ले ले, अगर मैं मोटा बात करूं, अगर मैं 20% भी ले लूं तो 1,20,000 रुपए का 20% वार्षिक यानी 120, 12 हम 144, 1,44,000 रुपए उसे जमा करना पड़ेगा 2 वर्ष में, है कि नहीं? 2 वर्ष में, यहां 2.5 वर्ष की बात है, यानी इससे भी ज्यादा, लगभग 1.5 लाख मान लीजिए। तो 1,20,000 व्यक्ति निकाल करके लगभग 1.5 लाख यानी कि 30,000 उसे ज्यादा जमा करना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा तो यहां नाम मात्र का ही है। तो एक तो फायदा ये हुआ कि फाइनेंस अगर आप करवाएंगे या बैंक से लोन लेंगे उससे ये बहुत फायदा है। किसी साहूकार या महाजन से अगर कर्ज लेंगे तब तो 4% 5% सालाना महीने का ब्याज लगता है, उसकी अपेक्षा ये सही है, बहुत सही है। तो इस तरह से देखने में ये लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा जमा करना पड़ा है, लेकिन इसके अलावा जितने विकल्प हैं हमारे पास उनसे अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ नाम मात्र का ज्यादा लगा है।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ नाम मात्र का ही घाटा है, मतलब न के बराबर घाटा है। यहां आ जाइए, यहां तो जितना जमा किया है लगभग उतना ही पाया है, लेकिन ये 10 महीने तक लगभग अगर 4-4 हजार जमा करे तो 10 चौक 40,000 या मान लो लगभग 45,000 50,000 जमा किया। अगर ये व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करे 4-4 हजार 42,000 करके, तो अगर 10 महीने में मान लीजिए कि 45,000 50,000 जमा हो जाए, तो जितना जमा है उतना ही तो वो निकाल सकता है। कि 40,000 जमा करके वो 1,20,000 निकाल सकता है या 1,30,000 निकाल सकता है? नहीं, वो लोन लेना पड़ेगा उसको, फिर उसके लिए तो उसको कर्ज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब बैंक में अगर वो जमा करेगा तो जितना जमा किया है उतना ही निकाल पाएगा। थोड़ा बहुत नाम मात्र का ब्याज मिलता है, लगभग 2.5 से 3% या 3.5% सालाना बैंकों में। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके धन जमा करते हैं तो 3% औसत ब्याज मिलता है वार्षिक। मतलब 1 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए बैंक में इकट्ठा, तो 1 साल बाद 3,000 रुपए ब्याज मिलेगा। किसी बैंक में थोड़ा सा ज्यादा, किसी बैंक में थोड़ा सा कम औसत। तो बैंक से और उससे तो ठीक है, क्योंकि कुछ महीने जमा करके इतना ज्यादा पैसा निकाल लिया और फिर उसको अंत तक में बिना किसी ब्याज के उतना जमा करना पड़ा। जैसे 10 महीने में निकाला तो बचा जो 20 महीना, उस 20 महीने में वो थोड़ा थोड़ा ही तो जमा किया है, तो ब्याज कहाँ लगा उसका? जबकि कहीं और लेगा तो ब्याज लगेगा। इसका तो फायदा हुआ है। अंत में जाइए, अंत वाले का जो अंत में है, यकीनन मान लीजिए कि उसको पैसे की जरूरत नहीं रही होगी, इसीलिए वो अंत में लिया, तो इसका लाभ केवल ये देखिए कि इसको कितना % ब्याज मिला। क्योंकि न ये किसी को कर्ज देने के लिए ये पॉलिसी शुरू किया था, मतलब कि कर्ज नहीं लिया था कि कोई हमको तगादा कर रहा है इसलिए हम यहाँ से निकाल के दे दें, ये भी इसकी मंशा नहीं रही होगी। कोई धंधा भी शुरू में नहीं करना चाह रहा होगा, इसका मकसद केवल ये रहा होगा कि हम अंत में लेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। तो इसको कितना लाभ मिला है? 19-20 हजार का यहाँ पे फायदा हुआ है। तो मान लीजिए बहुत लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन आप बैंक से तुलना करिए तो जो 2.5-3% वार्षिक मिलता है, अगर ये व्यक्ति इकट्ठा 1.5 लाख जमा कर दे और फिर 30 महीने के बाद निकाले, 1.5 लाख नहीं, इकट्ठा ये 1,26,000 जमा कर दे, क्योंकि यहाँ 1,26,000 जमा किया है, 1,26,000 बैंक में इकट्ठा जमा कर दे और फिर 30 महीने बाद निकालेगा, तब भी ये 1,26,000 रुपए 1.5 लाख नहीं पहुंच पाएगा। ये 1,26,000, 1,30,000, 31,000, 32,000 तक में सिमट जाएगा ब्याज सहित। वहां से ज्यादा ब्याज मिला इसको। दूसरी चीज, यहां थोड़ा थोड़ा करके वो जमा किया है, फिर भी उसको इतना मिला, ये तो लाभ है ही। इसके अलावा क्या लाभ है? इसके अलावा इसको लाभ ये है कि ये पहले महीने से ही लेकर के 30 महीने तक ये टेंशन मुक्त है। अर्थात इसको ये पता है कि हमको किसी महीने अगर पैसे की जरूरत पड़ जाएगी 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में, तो हमारा पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह हम बोली करके निकाल लेंगे और लगभग ना के बराबर ब्याज पर हमको जमा करना पड़ेगा। तो ये भी इसकी ये गारंटी है। तो यही है प्लानिंग। हमारे यहाँ इसको बेसिक सिस्टम बोलते हैं। अगर आप इसको पहले से जानते रहे होंगे तो आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, जरूर उसका नाम लिखिएगा और अपना जिला और राज्य का नाम लिखिएगा। देखिए, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये तो लोगों ने पैसा जमा किया और जमा करके किसी दूसरे ने निकाल लिया, ये कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा ही हर जगह होता है, बैंक में भी तो ऐसा ही होता है। जो बैंक होती है, मान लीजिए रजिस्टर्ड होती है, सरकार का टैक्स ज़्यादा कटता है, इसलिए बेचारे वो कम ब्याज दे पाते हैं। यहाँ कोई टैक्स नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, इसलिए यहाँ पे एक तरह से ज़्यादा मिल रहा है। नियम वही है। बैंक में भी क्या होता है, अगर ये बैंक है तो इसके मान लीजिए अगर 10,000 ग्राहक हैं तो 10,000 ग्राहक इसमें कुछ न कुछ पैसा रखे हुए हैं, जमा करते हैं हर महीने, कुछ निकालते भी हैं। तो जो 10,000 लोग मिल करके करोड़ों अरबों रुपए जमा कर दिए हैं बैंक में, तो वो बैंक में जो पैसा जमा है, जिस पर 2.5-3% या 3.5% ब्याज दे रही है, तो वो पैसा बैंक क्या करती है, लोन दे दी है। उसी पैसे को तो हम लोगों को लोन मिलता है ना। हम लोगों को 10%, 8% या 12% चुकाना पड़ता है। बैंक में हम जमा किए हैं, हमको 3% दे रही है, लेकिन हम उसी से लोन लेंगे तो हमको 10%, 12% पे हो देगी, तो उसको लाभ हुआ ना। तो वो पैसा बैंक में कहाँ से आया, लोगों ने जमा किया और फिर कुछ लोगों ने वहां से निकाला। तो इसको भी आप वही मान लीजिए कि लोगों ने जमा किया, जिसको जरूरत थी उसने निकाला और थोड़ा सा घाटा सह करके जमा कर दिया। नाम मात्र का घाटा है, वास्तव में कोई घाटा नहीं है। यहाँ पे इतना फायदा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी असुरक्षा है। असुरक्षा का मतलब मालिक ही पैसा लेकर भाग जाए तो क्या करेंगे।
तो मालिक भी ऐसा होना चाहिए कि जिसको इतना फर्क ही ना पड़ता हो, ये 1.5 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके मन में ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि 1.5 लाख रुपए मतलब इतना होता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, हम ज़िंदगी भर ऐश करेंगे, चुरा के चले जाएंगे। तो इतना मनसा किसकी होगी? जो एकदम महादरिद्र व्यक्ति होगा। जो महादरिद्र हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसको मालिक बनाया नहीं जा सकता। मालिक थोड़ा सा ठीक ठाक व्यक्ति होना चाहिए, जिसको इस इतने पैसे से कोई फर्क पड़ने वाला ज़्यादा न हो। तो ऐसे व्यक्ति मालिक बने और ईमानदार हो। ईमानदार का मतलब ठीक समय पर बोली करें, मतलब 1 तारीख को ठीक समय पर पैसा जमा करवा सकें और ठीक समय पर जो पैसा लिया है, मतलब जिसको लेना है, उसको दे सकें। जो सही समय पर नहीं देगा उससे कुछ फाइन भी रखें कि अगर आप 1 दिन लेट होंगे तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, 2 दिन लेट होंगे तो 200 रुपये। इस तरह से फाइन रहेगा तो लोग खुद ही नहीं लेट होंगे। और सबको पता भी है हमको इतने तारीख को जमा करना है, तो लोग थोड़ा थोड़ा भी करके अगर इकट्ठा करते रहेंगे तो 30-31 दिन में तो उतना हो ही जाएगा ना भाई। 5,000 रुपये महीना मान लीजिए हर महीने जमा करना है, लेकिन जमा किसी महीने 5,000 नहीं करना पड़ा, हर महीने 3,000 से ज़्यादा और 4,500 से कम जमा करना पड़ा है। अब यही मान लीजिए कुछ पैसे वाले ज़्यादा लोग हैं तो यही बढ़ जाएगा, 5,000 के स्थान पे हो सकता है 50,000 भी हो जाए। जो पैसे वाले लोग हैं ऐसा करते हैं, या जो कम पैसे वाले लोग हैं 5,000 के स्थान पे 1,000 भी कर सकते हैं, 2,000 भी कर सकते हैं। तो ये नियम यही है, बस रकम बढ़ेगी तो यहाँ भी ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा किस्त आएगी। रकम छोटी रहेगी तो यहाँ कम मिलेगा और किस्त कम आएगी। तो ये प्लान जो बेसिक सिस्टम है, जो हम लोगों के यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर चलता है, लोग चलाते हैं, सब सक्सेस हैं बहुत। मैं तो समझता हूँ यहाँ की 50% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और खूब अच्छे से चल रहा है। तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और इसमें क्या संशोधन हो सकता है, क्या इसमें और सुधार की गुंजाइश है, जिसमें इसमें सुरक्षा की भावना और बढ़े, लोग इस पर और ट्रस्ट कर सकें, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।